अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। प्रोग्राम यकीनन पाकिस्तान पर है, मगर पहले मेरे सर पे जो चोट है, जिसे इंजरी से लेकर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि लोग इस हद तक, ये तो मैं अक्सर तंग था ही कि यार तुम्हारी वो शर्ट सही नहीं थी। भाई प्रोग्राम देखें यार, मेरी शर्टें छोड़ें। मैं बहुत ही लेजी सा आदमी हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। बता देता हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। मैंने 8 माह से कपड़े नहीं धोए हैं। 8 जो कपड़े हैं वही इस्तेमाल करता हूँ। अब जानने लगे हूँ कि सब कुछ 2 दफ़ा तो पहन लिया है। तो शर्टें बहुत ज़्यादा थी, कुछ नई ले आता हूँ, जब कम हो जाती हैं धोने के लिए नहीं जाता। तो अब मैं धोने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम कम देखते हैं, ये बताते हैं बाल इतने ख़राब थे और चेहरा ऐसा लग रहा था। अब कल चोट लग गई, परसों रात को गिर गए थे। सामान था, सीढ़ियाँ थी, तो पैर जो है गलत पड़ गया। खैर, तो ये तो कम चोट है, ये चेस्ट पे मसल पुल हो गया है, वो बहुत शदीद पेन है और दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सोया भी नहीं जा रहा है वेल प्रॉपरली। एनीवे, देखें जी, खबरें बहुत दिलचस्प हैं कि जमात इस्लामी के जलसे से लेकर नए डिफेंस फोर्स कमांडर की ओथ और उनके नीचे वाइस चीफ तक, और फिर अफगानिस्तान पे फिर हमले, बन्नू में दहशतगर्द सेंटर पकड़े गए कि 13 तो दहशतगर्द थे वहां पर। फिर हिंदुस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, उनका एक बयान है और कराची में उस पर बड़ी हलचल है। फिर साथ में जो पाकिस्तान की इलीट हुक्मरान, रूलिंग इलीट है, उनके बच्चे बिलियंस ऑफ डॉलर में क्या खेल कर रहे हैं। मुख्तसरन कोशिश करूंगा कि वीडियो बड़ा ना हो। पहले तो जी ये जहन के हर खाने में रखें कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन थे, इसमें रूलिंग एलीट जो है नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग, ये नंगे हो गए। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि 2.5-3 लाख वोटर के हल्के में बाल जगह पर 1200 वोट पड़े और ज़बरदस्ती छीना गया, लूटा गया, उसे तारीखी फतह करार दिया जा रहा है। फिर दहशतगर्दी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। बन्नू में जो सरकारी स्कूलों पर कब्जा था, कब से था ये नहीं बताया जा रहा। वहां बाकायदा मनसूबाबंदी करके कार्रवाई की गई, तो अंदर दहशतगर्द कोई कुछ 100-125 बताए जाते हैं, जिसमें बाकायदा जो है ट्रेनिंग हो रही थी। फुटेज है, दिखाई जा रही है अब कि दहशतगर्द बनाए जा रहे थे। 13 तो दहशतगर्द मारे और 25 ख्वारिज के नाम पर। अगर कल में सिर्फ के को सारा आपको खंगालेंगे तो 45 के करीब ख्वारिज के नाम पर लोग मारे गए। वहां से भी अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, इधर से भी नारे लग रहे हैं, और दोनों तरफ से लोग जन्नत में जा रहे हैं। मगर मेरा ख्याल ये है कि इनमें से कोई जन्नत में नहीं जा रहा है, सब जहन्नम में जा रहे हैं। अब जो मैं समझता हूँ कि अबू कलाम आज़ाद ने कहा था कि ये आखिर में इंटरनेशनल कम्युनिटी का मैदाने कारजार बनेगा। क्या कि मैदाने कारजार बनेगा। और मेरे मुंह में खाक जो अगला जुमला का था, मैं नहीं कहूंगा, पढ़ ले। उस आदमी की एक एक चीज, एक एक लफ्ज कामा पीरियड के साथ सच निकला, जिसे प्ले बॉय कहा गया। और जो प्ले बॉय था वो सियासी पैगंबर कहलाया। गौर कीजिएगा इस बात पर कि जो साउथ एशिया के मुसलमानों का सियासी पैगंबर था, उसे हमने प्ले बॉय कहा। तो अब उसमें रंग भरे जा रहे हैं, कलर डाले जा रहे हैं कि ऐसे हमला किया और उसमें ये किया और वो किया, और 13 दहशतगर्द जो है वो सुसाइड बॉम्बर थे, उन्हें मारा, फिर 25 और मारे,
मुख्तलिफ जगहों पर आप ये देखें, शुमाली वजीरिस्तान से लेकर जगह जगह। और फिर एयर स्ट्राइक हुई जिसपे अफगानिस्तान में शोर मचा हुआ है कि जनाब बच्चे मारे, औरतें मारे। अच्छा, ये ध्यान में रखें, गाजा पे इसराइल के हमले के बाद बेसिकली तो ये शुरू हो गया था 9/11 के बाद, जब इराक पर चढ़ाई हुई, अफगानिस्तान पर चढ़ाई हुई, कि भाई जहाँ हमारा एनिमी होगा हम तो जाएंगे, कि जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। ये दुनिया महज़िब दुनिया नहीं रही है, ये पोलराइज भी हो गई है और ताकत के जोर पर कायम है। तो गाजा के बाद तो अब मामला ही साफ हो गया है कि अगर एक दुश्मन एक बिल्डिंग में होगा तो पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। तो अफगानी शोर मचाते रहे, कोलेटरल डैमेज तो होगा, खवातीन बच्चे तो मरेंगे। यूक्रेन में क्या हो रहा है, हालांकि पहले भी होता था, पाकिस्तान की जंगों में, इंडिया की जंगों में देख लें, 71 की वार में जो इंडिया की साइड का मुझे नहीं पता, सक्खर में रोडी स्टेशन पे हमले हुए, एक ही दिन में 40 लोग मरे थे, सिविलियन थे, प्लेटफॉर्म पर थे, और बताया गया कि वो इंस्टॉलेशन पे हमले थे क्योंकि अयूब ब्रिज पास है। तो एनीवे, तो अब अफगानिस्तान पे हमले होते रहेंगे, मैदान कारदार लगा रहेगा, वो अफगानी हर जगह से अफगानी निकल रहे हैं ना। अब वो तहरीक तालिबान खाली नहीं लड़ रही है, अब अफगानिस्तान डायरेक्ट आपके खिलाफ लड़ रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही लड़ रहा है जैसे अमेरिका से लड़ रहा था, नेटो से लड़ रहा था, या कभी रूस से लड़े थे आपकी मदद के साथ। अब वो आपके खिलाफ सफा रहे हैं, और जितनी जगह ये बताया ना कि बन्नू में सरकारी स्कूलों पर कब्जा था उनका, वो 13 के 13 जो खुदकुश बम्बार मारे इन्होंने बकौल इनके वल्लाह बिर सवार, वो सब अफगानी थे। जो F3 के हेडक्वार्टर पे आए थे वो भी अफगानी थे, उससे पहले भी जो बताते हैं ये वो भी अफगानी थे। तो ये मैदान कारदार लग चुका है। और यहाँ ये है कि जी वाइस आर्मी चीफ लगेगा नहीं लगेगा, तो बताते हैं कि नहीं जनाब, वो स्टेल कर दिया गया प्रोग्राम, कोई नहीं आ रहा, बस ये डिफेंस का जो पूरे होल कमांडर बनाया गया है तीनों फोर्सेस का, ये उसका ओथ लेंगे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ओथ कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा। आसिफ जरदारी भी बाहर हैं, नवाज शरीफ भी बाहर हैं, वो आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं, शहबाज शरीफ आयरलैंड के दौरे पे, और मेरे ख्याल में UAE जा रहे हैं। तो कुछ अजीब से मनाते रहे, इस पर मैं और कुछ नहीं कह सकता, मगर यह बताया जाता है कि ये वाइस चीफ नहीं होगा अभी फिलहाल, कि कोई नया पंडोरा बॉक्स खुलने का खतरा है। मगर जो LA यूथ है हमारे तहरीक इंसाफ, उनका कहना यह है कि नहीं, वाइस चीफ नहीं आएगा, पूरा आर्मी चीफ आएगा, क्योंकि ये तो डिफेंस स्ट्रेटेजिक फोर्स के आप पूरे सरबराह बन गए हैं, तो आर्मी चीफ आएगा। पागल हो गए हो, ये आर्मी चीफ लेकर आएगा, अपने से डंडा करवाना है। अच्छा, कहते हैं कि जी 2 नए 4 स्टार जनरल बने थे, एक वाइस आर्मी चीफ और एक स्ट्रेटेजिक कमांड के, जो जंगी मामलात को देखे, एक तकर्रियाँ, तबादले और बाकी सप्लाई फलाना, और ये ऊपर बैठ कर उनको चेक एंड बैलेंस के तौर पे देखें, और ये सियासत करें, सदारत के मज़े लें, प्राइम मिनिस्टर के मज़े लें, और पूरी कैबिनेट के और पूरी पार्लियामेंट को सबको उंगलियों पे नचाएं। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। अब साथ में जो एक बड़ी खबर है जो बहुत दिलचस्प है, अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि इसाक डार के बेटे के हवाले से खबरें आई थी कि क्रिप्टो करेंसी में वो $100 मिलियन हार गए थे, लॉस कर गए थे। हारने का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, कि वो फ्लक्चुएट करता है वो मार्केट। अब फिर कहते हैं कि क्रिप्टो के पैसे गिरे हुए इस वक्त, और फिर वापस चले जाएंगे, 130 135 से शायद वापस आया। वो पता चला कि जनाब ये पूरा नवाज शरीफ के बेटे, शहबाज शरीफ के बेटे, अयाज सादिक के बेटे, स्पीकर के बेटे, इसाक डार के बेटे, ये सब क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में तो बिलियंस ऑफ डॉलर कंसोलिडेशन बनाया हुआ है। दुबई और लंदन के दरमियान बैठ के गेम हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ बिलावल है, पीपल्स पार्टी है, उनका एक अपना अलग है, सिंधी वडेरे उसमें शामिल है, कुछ पश्तून शामिल है, और वो एक अपना, ये दोनों मिलकर मुल्क को लूट रहे हैं।
और इसमें खान के लोगों को इस वक्त हिस्सा नहीं मिल रहा है। पहले वो लोग भी शामिल थे, निकाल के देख लें। अगर आप लोगों को याद हो, सैफुल्ला बंगश को, वो सैफुल्ला उगड़ो को जब टिकट दिया था तो मैंने कहा था कि ये क्या कहूँ मैं लफ्ज़, कि फ्रंट मैन था ये अली का फरियाल ताजपुर का, और खान साहब ने उससे लंबे माल लेकर उसे सेनेटर बनाया था। किसी ने ये नहीं पूछा था कि इसने ये पैसे बनाए कहाँ से, कि एक एरीगेशन का मिनिस्टर था, फिर अली के साथ तक के इसके बाप ने और इन्होंने ठेके लेके माल बनाए, और जब सेनेटर नहीं बनाया पीपल्स पार्टी ने तो पीटीआई को पैसे देकर वो सेनेटर बन गया, और अब उसने खान के खिलाफ 27वीं टर्मिंग में वोट दिया। ऐसा ही हुआ ना। तो ये सब एक है, ये इन लोगों का दिमाग खराब है, तहरीक इंसाफ का ही समझते हैं कि कोई तब्दीली आ जाएगी। पूरी चेन है लूट मार करने वालों की, आखिर में वही जीतेंगे। और क्योंकि आप मिडिल क्लास अपने अंदर से क़यादत लाने पे तैयार ही नहीं है, तो उस एंगल से चीज़ों को जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि खान साहब जेल में है तो ठीक है, जेल से जब बाहर आएंगे मेरी तो दुआ है कि उनको इक़्तिदार मिले, तो पता चले कि पहले भी अगर ये हुकूमत ना उतारी जाती खान की तो ढीर हो गए थे ना। अपने लोग कहते हैं ना कि एक सीट भी मुश्किल से निकलती। देखिए, जो सबसे दिलचस्प बात है ना, चीज़ों को उनके मैनर में देखें। दहशतगर्दी की जंग फैल रही है बलूचिस्तान में, इस वक्त क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। वहाँ की तो खबर बलोची देते हैं जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो जगह जगह दिखा रहे हैं लड़ाई। ऐसे में राजनाथ नाम है ना डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के, वो किसी तकरीब में थे इंडस वैली सिंध की तहजीब के हवाले से। राजस्थान के इलाके में कहीं होंगे, सिंधियों की कोई तकरीब होगी, तो उन्होंने कहा कि सिंध हमारा ना हिस्सा ना भी हो, हमारी तहजीब का हिस्सा है और हमारी तहजीब बेस करती है। फिर उन्होंने कहा बॉर्डर तो बनते रहते हैं, और फिर बॉर्डर भी क्या, कौन जाने कि कल सिंध हमसे आम मिले। बहुत मुस्कुरा कर तंजिया तमस्खर उड़ाते हुए कि ये हो सकता है। अब चीज़ों को देखें कि जो खित्ते में गुफ्तगू है कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है खुदा न खास्ता, और इस फौज ने तय कर लिया है कि पंजाब जो है टोटल पाकिस्तान होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को भी फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तो मानते ही नहीं डेविंडर लाइन को केपीके में। अफगानिस्तान ना तालिबान मानते, ना उससे पहले कभी मानता था कोई कि केपीके वहां चला जाएगा। बलूचिस्तान एक अजीब इशू है, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो भी अफगानिस्तान का हिस्सा होगा या आधा ईरान में चला जाएगा। बलोच वाला पार्ट या ओमान वापस अब ओमान के साथ चला जाएगा। मगर सिंध में ये साबित हो गया कि इंडिया फुल इंटरेस्टेड है। अच्छा, उसकी वजह कि दुनिया में अगर इंडियंस की ओवरसीज का मुझे इतना पता है कि जो रिचेस्ट कम्युनिटी है पावरफुल, वो सिंधी बनी है, वो सबसे ज़्यादा अमीर है अमेरिका में, यूरोप में, सिंगापुर में, हर जगह। और वो सिंध की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। पैसे वालों की दुनिया है, अमेरिका में भी पैसे वालों की मल्टी बिलियनर जो है उन्हीं की लॉबी है ना सब कुछ, तो ऐन मुमकिन है कि काम हो रहा हो। तो उसमें मुर्तजा वहाब साहब फरमाते हैं राजनाथ पे इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो बकवास करते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा है हमेशा से और सिंध का हिस्सा रहा है कराची, और दर्जनों उन्होंने बातें की हैं और तहजीब नहीं बदल सकती कल्चर। तो पहले तो सिंध के हवाले से सुन लें कि मुर्तजा वहाब साहब को कोई बता दे जाकर कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है ना, जो मोइंजोदारो का म्यूजियम है उसमें जो बंटवारा हुआ है उसे गौर से देख लें। बाज चीजें तो आधी से ज्यादा इंडिया को दी गई है क्योंकि दोनों को इस तहजीब पर क्लेम है। पाकिस्तान तो कोई वजूद ही नहीं रखता था ना, हिंदुस्तान था। तो सिंध के जो म्यूजियम में जो मोइंजोदारो है उसमें जितनी चीजें हैं वो आधी आधी बटी और कुछ चीजें इंडिया को ज्यादा दी गई। और एक मौके पर अमेरिका में कोई नुमाइश होनी थी कि दोनों के वो जो हेरिटेज है और जो नवादरात है उन्हें जोड़ा जाए और दिखाया जाए असल में, तो इंडिया ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान को मानते ही।
अच्छा, फिर ये कहना कि कराची तो हमेशा से सिंध का हिस्सा है, मतलब अब आप सब फरमा रहे हैं कि हमेशा से ये तो अंग्रेज ने अलग कर दिया था। तो ये तो दुरुस्त है कि अंग्रेज ने 1843 में मेरे ख्याल में सिंध को, जब सिंध पर कब्जा किया तो कराची पर कब्जा करके उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया था। मगर मुर्तज़ा वहाब को ये भी बता दें कि 1775 तक, कब, 18 सेंचुरी में, 1795 में, 75 मैंने गलत कहा, 1795 तक ये खान कल्लात के पास था, बलूचिस्तान का हिस्सा था और उनकी जागीर यहां तक थी। फिर तालपुरों के पास आई है और उससे पहले भी हिस्ट्री यही है कि कब्जे होते रहे, छूटते रहे। तो ये कहना कि जी कराची हिस्सा था और फिर इंतजामी यूनिट बनाने में, क्योंकि आप ममदानी को तो देखेंगे न्यूयॉर्क में, खुश होंगे मुसलमान जो है मेयर बन गया, मगर मुसलमान मुल्क में उर्दू स्पीकिंग महाजर जो है वो वज़ीर आला नहीं बन सकता, वहां कोटा है। ये तजादात के साथ ये मुल्क चल सकता है? कभी गौर किया है कि मुसलमान अगर ममदानी बन जाए न्यूयॉर्क में और सादिक खान लंदन में बन जाए तो आप नंगे नाचे, ढोल बजाएं और कहें कि हमने बड़ी तहजीब को, वेस्टर्न कल्चर को हमारे लड़कों ने शक्ल दे दी, जो महाजर के तौर पर आए। दुनिया में तो काबिल कबूल है, क्रिश्चियन यहूदी तो कबूल कर सकते हैं, गोरे तो कर सकते हैं, आपको सिटीजनशिप भी दे सकते हैं। वो रैगन ने कभी कहा था कि आप चाइना चले जाएं, आप चाइनीज नहीं हो सकते, आप जापान चले जाएं, जर्मन चले जाएं तो जापानीज और जर्मन नहीं बन सकते, फ्रांस जाके आप फ्रेंच नहीं हो सकते, मगर अमेरिका आकर आप अमेरिकन बन सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को तो शर्म आनी चाहिए वहां के लोगों को नाचते हुए कि जिन्होंने सबसे ज्यादा जद्दोजहद की, जद्दोजहद क्या की, जहालत दिखाई। महाजरों को मैं बार बार कहता हूं माफी मांगनी चाहिए, ये पाकिस्तान बनाने पर, ये हिंदुस्तान को तोड़ने पर रो रो कर माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से भी और साउथ एशिया के मुसलमानों से भी, बल्कि सारे इंसानों से साउथ एशिया की ये उनकी फैलाई हुई गिलादत है जो अब समेटी भी नहीं जा रही है। तो मुर्तज़ा वहाब जैसे बीच में उर्दू स्पीकिंग दलाल भी है ना, तो वो कहते हैं कि जी सिंध का हिस्सा है। भाई सिंध का हिस्सा होगा, ये भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, टूटा ना, तो कराची क्यों नहीं अलग हो सकता, वो सूबा क्यों नहीं बन सकता, इंतजामी यूनिट क्यों नहीं बन सकता। जब हिंदुस्तान टूट कर, हिंदुस्तान तो अंग्रेज ने साजिश के तहत 1937 में तोड़ दिया था, बर्मा भी तो इसी का हिस्सा था, अलग कर दिया था ना, साजिश थी कि बुद्धिस्ट को भी अलग कर दो, मुसलमानों को भी अलग कर दो और एक हिंदू स्टेट बनाओ। पूरा खेल हो रहा था ना, और इंटरनेशनल कमेटी के मकासद भी पूरे करो। तो बात यह है कि ना तारीख पढ़ते हैं, ना उसके बारे में जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं। अब आखिरी बात बताने जा रहा हूं आपको, उस पर गौर कीजिएगा। तहरीक इंसाफ के बारे में मैंने कहा है ना कि वो कहते हैं कि ये इंसाफ लाएगी, कानून लाएगी और माशरे में सफाई करेगी, फौज का किरदार पीछे करेगी। तो मैं सिर्फ आपको एक, जो अयूब खान साहब की पोती थी ना, पोते हैं ना ये उमर अयूब, उनकी बेगम जिनको खड़ा किया था, जो कहते हैं कि इस पार्टी में विरासत नहीं होगी और किसी को वो नहीं दिया जाएगा, और वो टिकट तो सबको देते हैं। तो उनकी जो बेगम है ना, उनके बारे में सिर्फ आखिर में सुना के जाना चाहता हूँ। हरीपुर से, जो हार गई है, हरीपुर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शहरनाज फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब की बहू, वफाकी वजीर उमर अयूब की अहलिया, साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर अनवर सैफुल्ला की बेटी, साबिक सेनेटर उस्मान सैफुल्ला की बहन, पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर दाखिला और साबिक गवर्नर सरहद
असलम खटक की सगी बहन और पहली खातून वफाकी वजीर कुलसूम सैफुल्लाह की पोती, साबिक सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान की नवासी, साबिक वफाकी वजीर सलीम सैफुल्लाह की भतीजी, मेंबर कौमी असम्बली समर इरफानुल्लाह मरवत और साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा की फर्स्ट कजन, उनके लिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वोट मांगने पर लगा दिया गया था। शर्म करें थोड़ी। जो हम जैसे लोग कहते हैं ना कि यहां कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि आप अकीदत में डूब कर न पढ़ते हैं, न देखते हैं, न गौर करते हैं और फिर न रवैये काउंट करते हैं। ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर तो आप लोग बड़े खुश होते हैं कि देखिए कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया शहर के लिए, मुल्क के लिए। कभी इमरान खान की सियासत पर गौर किया है? मुझे आज तक याद है कि 2018 का इलेक्शन जीत कर आए, ये मैं आज जानबूझ के आपको दोबारा सुना रहा हूं। तो हमने कहा, अखबार में हेडलाइन थी कि आप जीत तो गए, जैसे भी जीते, छोड़े RTS ये वो, मगर मत भूलिएगा कि ये जो अपोजिशन आपके सामने बैठी है ना, ये मक्कार भी है, अय्यार भी है, चालाक भी है, तजर्बेकार भी है, इसके ब्यूरोक्रेसी में भी रूट्स हैं और इसके फौज में भी है और सियासतदान तो ये खुद है ही है और अवाम में भी कहीं मौजूद है। जैसे आप हैं ऐसे ये भी है, वोट लेकर आए ना, जैसे भी आए, जितने भी लिए। अब बेहतर ये होगा कि जमहूरियत के तकाज़ों के मुताबिक कानून साजी के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से आप इनसे कोऑर्डिनेशन मांगे और जो इन पर इल्जाम आप लगाते रहे, जैसे अभी भी ममदानी कहता है ना, उसने कल फिर दोहरा दिया ना कि वो फाशिस्ट है, नजरिया नहीं छोड़ते मगर जो जमीनी तकाजे होते हैं उन्हें पूरा करते हैं। आपने तो खासा भी इतना कहना था कि आप पे जो मुकदमे वो आपने आपस में मिलकर बनाए हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अदलिया जाने, आप जाने, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग जाने, मेरे साथ तो आइए, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप अपोजिशन में आइए, कानून साजी करें, इस मुल्क को बेहतर करें, पॉलिसियाँ बनाएं, मिलकर अवाम के लिए काम करें। मगर आपने तो कह दिया मैं तो बैठूंगा ही नहीं। सीखे डोनाल्ड ट्रंप से, क्या नहीं कहा दोनों पार्टियों ने, बैठे ना। और जो बड़ा होता है उसने पहल की, वो उम्र में भी बड़ा, रुतबे में भी बड़ा, दौलत में भी बड़ा और सना सुहेल, उसने पहल की। उसने कहा कि मैं बैठूंगा न्यूयॉर्क के हक में, इस मुल्क के हक में। और आपने देखा कि उसने कितनी मोहब्बत के साथ, जब उसे फाशिस्ट के हवाले से सवाल हुआ तो उसने कहा ही कैन से दैट, और उसे प्यार से थपकी दी। आपके यहां जो आता है और आप और हम जैसे अकीदतमंद, जाहिल, गवार टूट पड़ते हैं। जहालत की अगर कोई बात कर रहा हो लीडर तो उसका साथ देते हैं और तालियां बजाते हैं। जैसे आखिरी जुमला कह के जा रहा हूं कि तकरीर कर रहे थे हाफिज नईमुर रहमान, मीनार पाकिस्तान पर निजाम बदल रहे थे और कह रहे थे कोई इस्तिस्ना नहीं है नवाज शरीफ को, जरदारी को, और कुरान भी और हदीस से भी सब साबित कर रहे थे। मगर इतनी जरूरत नहीं हुई कि आसिम मुनीर का नाम ले लेते। ये मजहबी है आपके तबके हैं, वो आप बताने को, सुनाने को बहुत कुछ है उस तकरीर के हवाले से, मगर मैं सिर्फ इतना कह के जा रहा हूं, करेक्टर चेक करें कि जरदारी का नाम लिया, नवाज शरीफ का लिया, सदर का भी कहा, मगर आर्मी चीफ या स्ट्रेटेजिक डिफेंस कमांडर, चीफ कमांडर जिसे कहा जा रहा है, फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, सिर्फ बातें कर सकते हैं। आज के लिए जान दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।